अध्याय 216 प्राचीन आत्माओं का अजेय प्रतिद्वंद्वी। डिंग हाओ ने सिर हिलाया और अपने कंधे पर बैठी बिल्ली को अपना इरादा बताया। म्याओ। छोटी प्यारी बिल्ली ने समझ लिया और अपने रोएदार सिर से डिंग हाओ के गाल को प्यार से छू लिया। डिंग हाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने गहरी सांस ली। तलवार मास्टर ने जो कहा उसके अनुसार तेजी से आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने अपना आखिरी कदम पूरा किया, उनके सामने का दृश्य फिर से बदल गया। डिंग हाओ ने गड़गड़ाहट सुनी और नीली रोशनी चमकती देखी, और फिर अचानक उसके सामने एक बड़ी धुंधली इमारत दिखाई दी। लेकिन इस समय, हा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इतना कमजोर प्राणी मेरे डार्क इविल इल्यूजन फॉर्मेशन को पार करके यहाँ आ गया। दुर्भाग्य से बस इतना ही। परफेक्ट बॉडी, हा। भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक परफेक्ट बॉडी दी है। डिंग हाओ के कानों में जोरदार हंसी गूंजी। अगले ही पल बहुत तेज हवा आई और डिंग हाओ की सांस फूल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के डिंग हाओ ने तुरंत उस प्यारी बिल्ली को, जो उसके कंधों पर बैठी थी, बाहर फेंक दिया। म्याओ। प्यारी बिल्ली ने उत्साह से चीख मारी, जैसे किसी चूहे को देखकर चीखी हो। अचानक उत्साहित हंसी एक तीखी चीख में बदल गई। यह क्या है? एक बिल्ली, यह मेरी आत्मा को कैसे चीर सकती है? ये कैसे संभव है? दुनिया में ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं? धिक्कार है, मुझसे दूर हो जाओ। आती हुई भयंकर तेज हवा एक क्षण में गायब हो गई। जब डिंग हाओ ने अपनी आंखें खोली, तो उसने एक विशाल और अजीब जगह देखी। आसमान में गरज के साथ बिजली चमक रही थी। उसके चारों ओर सफेद और चांदी के जेड पहाड़ की दीवारें थीं, जिन पर अजीबोगरीब रेखाएं उकेरी गई थीं। जाहिर है, ये रेखाएं कुछ बहुत ही गहरे शिलालेख पैटर्न थे, जिन्होंने इस जगह की सारी ऊर्जा को इस जगह के अंदर बंद कर दिया था। बीच में यिन और यांग की एक विशाल वेदी थी, जो ऊंची थी और इसमें 9 परतें थीं, जिसमें एक चौड़ा निचला भाग और एक संकीर्ण ऊपरी भाग था। सबसे ऊपर एक नीली किरण और एक लाल किरण आसमान में उठी, एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई धीरे धीरे यिन और यांग मछली में बदल गई। इसने ताओ का अर्थ दिखाया, आदिम सादगी और रहस्य, अवर्णनीय और बल्कि सुंदर। और वेदी के नीचे एक गहरे नीले रंग की ज्वाला की आकृति एक खोए हुए कुत्ते की तरह घबराहट में शून्य में भाग गई। प्यारी सी बिल्ली चांदी की चमकती बिजली की तरह उछलती हुई पीछे पीछे दौड़ती हुई चली जा रही थी। डिंग हाओ ने गहरे नीले रंग की लौ की आकृति को देखा। ये किसी वास्तविक चीज की तरह नहीं, बल्कि एक आभासी छाया की तरह लग रहा था। फिर भी इसमें अभी भी बहुत शक्तिशाली शक्ति थी। अभी अभी जो तेज हवा चल रही थी, वह उसी की थी। इस बात को देखते हुए, ये भूत कम से कम मार्शल किंग दायरे में था, एक शक्तिशाली प्राणी जिसके खिलाफ डिंग हाओ बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता था। हालांकि प्यारी बिल्ली उसे अजेय प्रतिद्वंद्वी लग रही थी। उसकी शक्तिशाली शक्ति का बिल्ली पर कोई प्रभाव नहीं था। म्याओ। बिल्ली खुशी से चिल्लाई। वह उछली और अपने पंजों से शून्य में लहराए, और फिर गहरे नीले रंग की लौ भूत की एक भुजा तुरंत कट गई, जैसे टोफू को काटने के लिए तेज चाकू का उपयोग करना आसान हो। बिल्ली ने उस भुजा को पकड़ लिया और उसे निगल लिया। उसके बाद उसने एक बार फिर छाया का पीछा किया। गहरे नीले रंग की छाया का खोया हुआ हाथ फिर से दिखाई दिया, लेकिन उसका पूरा शरीर बहुत धुंधला हो गया था। वह प्यारी बिल्ली से बिल्कुल डर गया था, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहा बिल्ली को देखकर डर जाता है। वह इतना डर गया था कि उसे नहीं पता था कि कैसे भागना है। वह चिल्लाते हुए वेदी के चारों ओर भागा, लेकिन प्यारी बिल्ली ने जल्द ही उसे पकड़ लिया और उसका दूसरा हाथ भी फाड़ दिया। डिंग हाओ को आश्चर्य हुआ। वह अपने पालतू जानवर की जय जयकार करते हुए सतर्क था। ये शक्तिशाली गहरे नीले रंग की लौ की छाया बार बार गंभीर रूप से घायल हो रही थी। वह धीरे धीरे मंद होता गया और अंततः लगभग अदृश्य हो गया। अंत में वह अपना आकार बनाए नहीं रख सका और नीली रोशनी के एक ढेर में बदल गया और जोर से चिल्लाया, नहीं, मैंने 10,000 साल तक इंतजार किया है। मेरा उज्जवल भविष्य कोने में है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मुझे इससे नफरत है। मैं मर नहीं सकता। ये बिल्ली कौन सा राक्षस है? यह आत्मा शरीर को क्यों खा जाता है? क्या भगवान चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? जैसे ही उसने अपनी सारी बातें खत्म की, बिल्ली आगे बढ़ी और अपने पंजों से उस नीली रोशनी को पकड़ लिया। उसने उस भूत को काट लिया और निगल लिया।
ये प्राणी, जो एक मार्शल किंग कलाकार जितना शक्तिशाली था, एक बिल्ली द्वारा मारा गया था। यदि ये दृश्य न देखा होता तो डिंग हाओ के लिए इस पर विश्वास करना कठिन होता। ठीक है, हैरान मत हो। वेदी पर जाओ और उस पर रखे खजाने को उतार दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तलवार मास्टर ने मन ही मन आग्रह किया। डिंग हाओ को होश आया और वह तेजी से वेदी के शीर्ष पर पहुंचा। ये है। वेदी के शीर्ष पर एक पत्थर की मेज थी जिस पर यिन और यांग शिलालेख खुदे हुए थे। उस पर एक गोल पैटर्न था और एक जल वक्र ने इसे दो भागों में विभाजित किया और यिन और यांग मछली बन गए। यांग मछली दाईं ओर थी और यिन मछली बाईं ओर थी। यांग मछली की आंख एक सुनहरी लौ थी, जबकि यिन मछली की आंख एक शुद्ध चांदी की बर्फ की लौ थी। वे दो नाचती हुई आत्माओं की तरह थे। क्या ये वही भाग्यशाली मौका है जिसका उल्लेख कृपाण मास्टर और तलवार मास्टर ने किया है? किसी तरह इस सुनहरी लौ और चांदी की लौ को देखते ही डिंग हाओ ने अनजाने में अपनी हड्डियों और आत्मा से एक गर्म भावना को जन्म दिया। मानो ये दोनों चीजें अनगिनत वर्षों से उसका इंतजार कर रही थीं। जल्दी करो, चकित मत हो। ताइक्सुआन तलवार तलाश शास्त्र और एक कृपाण को एक ही समय में अपनी यात्रा शुरू करने की तकनीक चलाना, और अपने हाथ के मायने यिन और रेन मेरिडियन के अंदर क्यूई को सक्रिय करना। आपका बायां हाथ यिन है और दायां हाथ यांग है। इसके बाद ज्वाला और बर्फ की लिपटों को अपने शरीर में ले जाएं और उन्हें अपने क्यूई बीज के साथ एकीकृत करें। तलवार मास्टर की आवाज डिंग हाओ के दिमाग में गूंज रही थी, हर कदम का विवरण दे रही थी। डिंग हाओ ने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और सोने और चांदी की उछलती लपटों को छुआ। अगले ही पल उसकी उंगलियों से उसके शरीर में अंतहीन जलन और ठंड का दर्द भर गया। वरिष्ठ भाई डिंग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? यू जुयाओ सराय के हॉल में आगे पीछे घूम रही थी, डिंग हाओ के लिए अपनी चिंता को छुपाने में असमर्थ थी। पास ही मुरोग यांजी का चेहरा भी चिंतित था। वह बेंच पर चुपचाप बैठी थी, ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सांसों को नियंत्रित कर रही है, लेकिन उसकी कसी हुई भौहों से पता चल रहा था कि वह भी यू जुयाओ की तरह ही चिंतित थी। दोनों युवा लड़कियों को डिंग हाओ ने बचाया था और वे डिंग हाओ के साथ निकट संपर्क में थी, इसलिए वे अन्य की तुलना में डिंग हाओ के बारे में अधिक चिंतित थी। चिंता मत करो, सीनियर भाई डिंग एक राक्षस है, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह कितना शक्तिशाली है। इसके अलावा, जैसा कि सभी ने पहले देखा है, कांस्य भूत मुखौटा आदमी सीनियर भाई डिंग का मुकाबला नहीं कर सकता था, उत्तरी अकादमी के पीले शर्ट के एक सुंदर किशोर लिन शिन ने कहा। लाशों के रहस्यमय ढंग से गायब होने और कांस्य भूत मुखौटा वाले आदमी के प्रकट होने के बाद अब सभी लोग हॉल में एकत्र हो गए थे। वे अकेले कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ज्यादातर लोग अपनी आंखें बंद करके अपने दिल में बढ़ती हत्या की मंशा को दबाने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल कर रहे थे। पिछले 2 घंटों से ज्यादा समय में कुछ लोग अपनी हत्या की मंशा को दबा नहीं पाए और दूसरों से भिड़ गए। इस संघर्ष में कुछ लोगों की मौत भी हो गई। अध्याय 217 तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के पूर्व डबल प्राउड्स। अभी 2 घंटे और इंतजार करो। अगर डिंग हाओ वापस नहीं आता है, तो हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम मरने का इंतजार नहीं कर सकते। लिन शिन ने धीरे से कहा। यदि आप जाना चाहते हैं, तो आप पहले जा सकते हैं। सीनियर सिस्टर यांजी और मुझे सीनियर भाई डिंग के वापस आने तक यही इंतजार करना चाहिए। यू जुयाओ ने अपने नुकीले छोटे कैनाइन दांतों से अपने होंठ काटते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है। मुरोग यांजी ने कुछ नहीं कहा, जाहिर तौर पर वह यू जुयाओ से सहमत थी। लिन शिन ने एक मजबूरी भरी मुस्कान पेश की। सच बताऊं तो वह डिंग हाओ से सचमुच ईर्ष्या करता था। दिखने में ली शिन भी एक दुर्लभ सुंदर युवक था। वह सुरुचिपूर्ण, शांत और आत्मविश्वासी था और उसकी ताकत पीली शर्ट की पूरी उत्तरी अकादमी में किसी से कम नहीं थी। वह हमेशा लड़कियों के लिए बहुत आकर्षक था और जहां भी जाता था, सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। हालांकि डिंग हाओ की तुलना में वह सभी पहलुओं में खुद को कमतर महसूस करता था। जब से डिंग हाओ तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में शामिल हुआ, लिन शिन लड़कियों के लिए ताकत और आकर्षण से लेकर डिंग हाओ से हार गया। तलवार की रोशनी उल्टी लटकी हुई आकाशगंगा की तरह गरज रही थी। पहले चांदी की रोशनी आई, फिर आश्चर्य की तीखी आवाज आई। हा हा हा, दुष्ट आत्माओं और घृणित बदमाशों का एक समूह मौत को आमंत्रित करने की हिम्मत करता है।
तुम सच में नहीं जानते कि तुम जीवित रहोगे या मरोगे। वांग ज्यूफेंग, सन की आदमी जोर से हंस पड़ा। उसके हाथ में एक साधारण महीन स्टील की लंबी तलवार थी जो सर्वोच्च शक्ति से खिल रही थी, जबकि तलवार की रोशनी शक्तिशाली रूप से गरज रही थी, जिसने 100 मीटर के भीतर पूरी जगह को पूरी तरह से घेर लिया था। इसके विपरीत काले कपड़े पहने 1 दर्जन से अधिक लोगों के भागने में बहुत देर हो चुकी थी और परिणामस्वरूप वे इस तलवार से टुकड़ों में काट दिए गए। वांग ज्यूफेंग, मैं आज तुम्हें नहीं मार सकता। तुम भी घमंड मत करो। अपने आसपास देखो और मा यीफेई कब तक टिकेगा। चारों तरफ से एक बहती हुई आवाज आती हुई लग रही थी। वांग ज्यूफेंग के बगल में मा यीफेई के कंधे में एक अजीब आकार का छिपा हुआ हथियार घुसा हुआ था, जो खून के प्यासे जादुई कीड़े जैसा लग रहा था। घाव से काला खून बह रहा था। उसका चेहरा काली हवा से भर गया था और उसकी नंगी त्वचा स्याही की तरह काली हो गई थी। यह बेहद भयानक था और जाहिर तौर पर उसे भयानक छिपे हुए हथियार से जहर दिया गया था। हाँ, यह मेरा काम नहीं है कि वह कितनी देर तक रुकेगा। भले ही वह मर गया हो, मैं बाद में तुम्हें मार डालूंगा और उसकी मौत का बदला लूंगा। वांग ज्यूफेंग जोर से हंसा, लेकिन उसने अपने कान ऊपर नीचे करके अपनी हरकतें नहीं की, और जाहिर तौर पर वो उस व्यक्ति की स्थिति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो चुपके से बोल रहा था। अचानक निंदक व्यक्ति ने अपनी तलवार हाथ में लेकर हिलाई और तलवार की एक किरण बिजली की तरह क्षण भर में निकली और बाईं ओर अंधेरे में चली गई। पफ! अंधेरे में एक घुटन भरी गुनगुनाहट थी। हाँ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। ली लैन, क्यों नहीं लड़ते? वांग ज्यूफेंग जोर से हंस पड़ा। अगले ही पल अंधेरे में हथियारों के टकराने की आवाजें गूंजने लगीं और कुछ ही देर में अचानक आवाजें बंद हो गईं। हरे रंग के कपड़े पहने और खूबसूरत धनुषाकार भौहों वाला युवक ली लैन धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वह काले रंग के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के बेहोश व्यक्ति को गोद में उठाए हुए था। तुम्हें कैसे पता कि मैं पास में ही हूँ? ली लैन ने काले कपड़े पहने व्यक्ति को निंदक आदमी के सामने फेंक दिया और शांति से पूछा। वाह, हा, यह आसान है। अगरबत्ती जलने से बहुत पहले ही मुझे पता चल गया था कि तुम आसपास ही हो। सन की आदमी ने विजयी भाव से कहा, अच्छा लड़का, तुमने वाकई मुझे निराश नहीं किया। ली लैन भी इस आदमी के सामने असहाय थी, जिसके पास शिक्षक और मार्शल अंकल जैसी शैली नहीं थी। उसने बेरुखी से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? क्या होगा अगर मैं फॉलिंग स्टार संप्रदाय के इस गुरु का बराबर का प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं? ओह, ठीक है। क्या तुम मुझे धोखा दे सकते हो? बेशक, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितने छिपे हुए कार्ड हैं। निंदक आदमी ने तिरस्कारपूर्ण इशारा किया और काले रंग के अधेड़ उम्र के आदमी को टटोलने के लिए खुद को नीचे किया। जल्द ही उसे मारक मिल गया और उसने इसे मा यफेई को दे दिया। एक बोतल को मुंह से लेना था और दूसरी को बाहरी रूप से इस्तेमाल करना था। फिर उसने अपने कनिष्ठ भाई के घावों का इलाज करने के लिए अपनी क्यूई चलाई। ली लैन ने संरक्षक के रूप में काम किया। वांग ज्यूफेंग तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के मूल डबल प्राउड्स में से एक होने के योग्य था। वह स्नो प्रांत के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। दुर्भाग्य से उस वर्ष हुई उस घटना के बाद उसका स्वभाव बहुत बदल गया। वह व्यक्ति जो उस समय इतना घमंडी था, अब ऐसा हो गया है। ली लैन ने मन ही मन आह भरी। वह इतने सालों से पतित है, लेकिन उसकी ताकत में अभी भी सुधार हुआ है। वह मा यफेई और उसी पीढ़ी के अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। एक पल के लिए वह काली हवा जिसमें मा यफेई लिपटी हुई थी, पूरी तरह से गायब हो गई। लानत है, इस बार हम वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। सन की आदमी का चेहरा कड़वा था और वह बड़बड़ा रहा था, किसने सोचा होगा कि यह प्राचीन खंडहर अप्रत्याशित रूप से अभी भी ऐसा रहस्य छिपाए हुए है। धिक्कार है, ऐसा लग रहा था कि म्यूतियानयांग, इस छोटे से बच्चे ने जो तोड़ दिया वह केवल एक नकली साइट थी, और असली साइट वास्तव में गहरी थी। अब हम मुश्किल में हैं। शायद ये पुरातन संप्रदाय खंडहर सतह पर जितना सरल है उतना सरल नहीं है, और जो प्राचीन लोग बच गए थे वे गुप्त रूप से यहाँ नियंत्रण रखते थे। हमारे लिए यहाँ से भागना मुश्किल है। क्या कोई रास्ता नहीं है? ली लैन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। केवल एक ही रास्ता है।
हम इस पुरातन खंडहर में जादू मैट्रिक्स तंत्र के नियंत्रण केंद्र को पा सकते हैं, उस पुरातन श्रेष्ठ को मार सकते हैं जिसने गुप्त रूप से तंत्र को नियंत्रित किया था, और फिर तंत्र को हटा सकते हैं। सन की आदमी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हालांकि ये भागने से ज्यादा मुश्किल लगता है, जब तक कि हम अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली न हो। अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली। जब ये शब्द आया, तो अजीब तरह से ली लैन के दिमाग में तुरंत दो आकृतियां चमक उठी। उत्तरी पीली शर्ट अकादमी का चिकन पैरों वाला मोटा आदमी रेन शियाओ, और डिंग हाओ घरघराहट। जोर जोर से हौंकते हुए गुओनू को बस यही लग रहा था कि उसकी छाती फट जाएगी। दाहिने हाथ की चोट हड्डी तक गहरी थी और बाएं कंधे से लेकर पेट तक खून का एक जख्म भी था, जिससे खून बह रहा था, जिससे उसका सिर भारी और पैर हल्के महसूस हो रहे थे। एक सांस के साथ गुओनू ने बस थाम लिया। गुओनू अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसके पीछे जो आदमी आया, वह 2 दिन पहले ट्रैंक्विलिटी एकेडमी में पढ़ने वाली वही उग्र चांदी के बालों वाली लड़की थी। कारण केवल इतना था कि गुओनू एकमात्र दुष्ट साधक था जो खड़ा होकर डिंगहाओ की जय जयकार कर रहा था। पुरातन संप्रदाय स्थल में प्रवेश करने के बाद गुओनू ने अच्छे संबंधों वाले कई दुष्ट साधकों के साथ एक छोटी सी टीम बनाई। उन्होंने हर जगह जांच की। उन्होंने साइट के दक्षिण में दूसरी मंजिल के भूमिगत खंडहर को चुना। सबसे पहले ये काफी चिकना था। आखिरकार ये वह जगह थी जिसे 9 संप्रदायों ने खोजा था। सभी प्रकार के तंत्र और सामरिक संरचनाओं का उल्लंघन किया गया था और रास्ते में कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा गुओनू की किस्मत अच्छी थी और उसे एक क्षतिग्रस्त प्राचीन कृपाण मिली। यह असामान्य रूप से तेज और आकार में विशाल थी और उसके उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त थी। दुर्भाग्यवश सौभाग्य यही समाप्त हो गया। जब वह तेज आवाज और वह भयानक आवाज सभी के कानों में सुनाई दी, और अचानक प्रसारण से खंडहर में सभी लोग अजीब जगहों पर पहुंच गए। गुओनू के संक्रमित होने के बाद वह जल्द ही ट्रैंक्विलिटी अकादमी की चांदी के बालों वाली लड़कियों की टीम से मिला। प्रतिशोधी चांदी के बालों वाली लड़की को गुओनू की शक्ल पहले से ही याद थी। दुश्मन एक संकरी सड़क पर मिलने के लिए बाध्य थे। ज्यादा बात किए बिना वे एक दूसरे से लड़ने लगे। चांदी के बालों वाली लड़की गुओनू को मारने के लिए दृढ़ थी और उसने उस पर बिना किसी दया के हमला किया। अध्याय 218 ऋषियों का दंडात्मक अभियान रहस्यमय पृथ्वी शिरा। जल्द ही गुओनू संख्या में कम हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे भागना पड़ा। फिर पूरे दिन और रात उसकी तलाश की गई। इस समय गुओनू अत्यंत कमजोर हो गया था, और उसके बलिष्ठ शरीर ने गंभीर रक्तहानि के कारण फिर से लड़ने की शक्ति खो दी थी। वह बड़ी मुश्किल से तलवार पकड़ पा रहा था, लड़खड़ा रहा था, चक्कर और नींद महसूस कर रहा था, और उसके पीछे ट्रैंक्विलिटी अकादमी की भीड़ की हत्या और चीखने की आवाजें फिर से सुनाई दे रही थीं। घरघराहट। मैं नहीं, मर नहीं सकता। मैं जीना चाहता हूँ। अगर मैं मर गया, लंबी सर्दियों के लिए वैली विलेज में लोगों की रक्षा कौन करेगा? रक्षक योद्धाओं के बिना वैली विलेज टूट जाएगा और लोगों का कत्लेआम होगा। फिर गांव के 100 से अधिक लोग मारे जाएंगे। मुझे जीना होगा। आहा। मन में एकमात्र विश्वास ने गुओनू को दांत पीसते हुए भागने के लिए प्रोत्साहित किया। अंधेरे में खून से सने पैरों के निशानों की एक श्रृंखला फैली हुई थी। घरघराहट। डिंग हाओ को नहाने जैसा पसीना आ रहा था। वह जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ था और तेजी से सांस ले रहा था। अभी तलवार मास्टर और कृपाण मास्टर द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए डिंग हाओ ने ताइक्सुआन तलवार तलाश शास्त्र और एक कृपाण को अपनी यात्रा शुरू करने की तकनीक को एक साथ जगाया, और धीरे धीरे वेदी में सबसे ऊपर की सुनहरी लौ और बर्फ की लौ को अपने शरीर में पेश किया, और वह एहसास ऐसा था जैसे किसी को काटकर मार दिया गया हो। आत्मा को जलाने और जीवन को जमाने की दर्दनाक भावनाओं की 2 चरम सीमाएं एक ही समय में शरीर में उभरी, ताकि डिंग हाओ के लिए जीवन मृत्यु से बेहतर न हो। इस प्रक्रिया में वह बेहोश नहीं हो सकता था, और उसे सचेत रहना सुनिश्चित करना चाहिए, तथा अपने शरीर में धीरे धीरे मध्याह्न रेखाओं के साथ सुनहरी ज्वाला और बर्फ की ज्वाला को प्रवेश कराना चाहिए। यद्यपि इसमें 30 मिनट से भी कम समय लगा, लेकिन डिंग हाओ के लिए ये लगभग 2 युगों जितना लंबा था। अजीब बात यह है कि शरीर में सुनहरी लौ और बर्फ की लौ को प्रवेश कराने की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन एक बार जब ये 2 अजीब ऊर्जा और क्यूई बीज विलीन हो गए, तो डिंग हाओ को फिर कभी कोई दर्द महसूस नहीं हुआ।
इस समय क्यूई को चलाने के द्वारा आंतरिक दृष्टि के माध्यम से यह देखा जा सकता था कि पेट के निचले डेंटियान में उंगली की नोक जितनी छोटी बर्फ की लौ काले ठंड क्यूई बीज के केंद्र में थी, थोड़ा थोड़ा करके टिमटिमा रही थी और घने प्रकाश को छोड़ रही थी, और धीरे धीरे पूरे क्यूई बीज को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए प्रिंट और रंग कर रही थी। लेकिन छाती के मध्य डेंटियन में समान आकार वाली सुनहरी लौ भी जलती हुई लौ क्यूई बीज में थोड़ी थोड़ी झपक रही थी। अत्यंत धीमी गति से यह अग्निगुण के साथ क्यूई बीज को आत्मसात कर रही थी। हालांकि ये दोनों ज्वालाएं बेहद कमजोर थीं, लेकिन डिंग हाओ को उनकी ताकत का पता था। अभी अगर उसने तलवार मास्टर और कृपाण मास्टर के गुप्त मंत्र का पालन करके उन्हें शरीर में अवशोषित नहीं किया होता, तो दूसरे लोगों के लिए भले ही उसकी ताकत मार्शल आर्ट के आदिम ग्रैंडमास्टर से ज्यादा थी, वह तुरंत जलकर राख हो जाता। घरघराहट। डिंग हाओ को पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, और उसके पास एक उंगली हिलाने की भी शक्ति नहीं थी। वह जमीन पर पड़ा था और ताकत बहाल करने के लिए हौंफ रहा था। म्याओ म्याओ। छोटी प्यारी बिल्ली चिंतित चेहरे के साथ डिंग हाओ के बगल में खड़ी थी, अपने बालों वाले सिर से डिंग हाओ के गाल को रगड़ रही थी। गुलाबी छोटी जीभ डिंग हाओ के चेहरे पर पसीने को चाट रही थी और कभी कभी अपने छोटे पंजों से डिंग हाओ के सिर को धक्का दे रही थी। हा, छोटा सा दोस्त। डिंग हाओ भावुक हो गया और बैठने की कोशिश करने लगा। उसने छोटी सी बिल्ली को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके मुलायम पेट को खुजलाया। घरघराहट। छोटी बिल्ली आराम से खर्राटे लेने लगी। नीली लौ की आभासी छाया से लड़ने के बाद छोटी प्यारी बिल्ली ने बड़ी मात्रा में नीली ऊर्जा की लौ को निगल लिया, और जल्द ही नशे में धुत होकर डिंग हाओ की बाहों में आराम से लेट गई और एक ट्रांस में गिर गई। क्या सब ठीक है? डिंग हाओ को थोड़ी चिंता हुई और उसने पूछा। अरे चिंता मत करो, इस प्यारे से छोटे लड़के को भी तुमसे कम फायदा नहीं मिला है। जब वह अपनी गहरी नींद से जागेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। तलवार मास्टर ने एक नेवले की तरह, जो मुर्गी चुराने में सफल हो गया था, मुस्कुराते हुए कहा। ओह, वैसे आखिर सुनहरी लौ और बर्फ की लौ क्या है? क्यूई बीजों में उन्हें शामिल करके मुझे क्या लाभ मिल सकता है? डिंग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। वाह, हा, आप इसके लाभों की कल्पना भी नहीं कर सकते। सेबर मास्टर ने अचानक जोर से ठहाका लगाया और एक शब्द कहा। छोटे चैप डिंग, क्या आपको वे दो गहरी खाएं याद हैं जिनसे आप पहले गुजरे थे? डिंग हाओ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, एक अग्नि धारा, एक बर्फ की धारा, और वे पृथ्वी के केंद्र में गहराई तक जाती हैं और सभी बेहद भयानक हैं। उन तैरती चट्टानों और बर्फ के बिना मैं वहां से नहीं निकल पाता। ये सही है, पुरातन संप्रदाय के खंडहरों में इसका भूभाग अजीब है और ये दुर्लभ, रहस्यमयी पृथ्वी शिरा पर स्थित है। कृपाण मास्टर ने फिर भी दूसरों के सामने बात की। तलवार मास्टर बहुत देर तक वहां खड़ा रहा और आखिरकार अधीरता से बातचीत को बाधित करते हुए तत्काल बोला, ठीक है, इस पागल महिला ने जो कहा वह ठीक है। तथाकथित रहस्यमय पृथ्वी शिरा एक धन्य भूमि को संदर्भित करती है जो स्वर्ग और पृथ्वी की सुंदर प्रकृति और यहाँ तक कि अविश्वसनीय आत्माओं के अस्तित्व को जन्म देती है। यह विशाल पृथ्वी के भाग्य, शक्ति और विभिन्न आशीर्वादों द्वारा अभिसरित प्राकृतिक सार है। तलवार मास्टर सही है। इससे भी अधिक दुर्लभ बात यह है कि इन दो रहस्यमयी पृथ्वी शिराओं में से एक बर्फ की शिरा है और दूसरी अग्नि शिरा है। यिन और यांग सामंजस्य में है और परस्पर एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। ये और भी रहस्यमय है कि हा, ऐसा संयोजन अतीत में वास्तव में दुर्लभ है और यहाँ तक कि हमारे समय में भी अनगिनत शक्तिशाली दिव्य लोग होंगे जो उनके लिए अपना सिर फोड़ देंगे। मुझे लगता है कोई नहीं जानता कि दो रहस्यमय पृथ्वी शिराएं कितने वर्षों से अस्तित्व में हैं। उन्हें बाद में पुरातन संप्रदाय द्वारा खोजा जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने यहाँ संप्रदाय की स्थापना की और दो खजानों पर एकाधिकार कर लिया। ठीक है, तलवार मास्टर अभी इतने बुरे नहीं हुए हैं कि उन्हें भ्रम हो। उनका अनुमान सही होना चाहिए। यहाँ तक कि साधारण लोग, जिनके पास ये दो खजाने हैं, उनकी साधना में यहाँ बहुत तेजी से वृद्धि होगी। इस पुरातन संप्रदाय को बहुत लाभ हुआ है। खंडहरों के पैमाने को देखते हुए, ये पुरातन संप्रदाय उन दिनों बहुत मजबूत रहा होगा। कम से कम अब स्नो प्रांत में तथाकथित 9 संप्रदाय के सामने झटके से ज्यादा कुछ नहीं है। अरे पागल औरत, हमेशा मुझे बीच में मत टोको। हालांकि पुरातन संप्रदाय ने नसों से अपनी सफलता प्राप्त की और पृथ्वी की नसों के कारण इसे पराजित किया गया।
एक साधारण निर्दोष व्यक्ति जो जैद की अंगूठी को संजोकर रखता है, वह अपराध करता है। मुझे लगता है कि यह ठीक इसलिए था क्योंकि रहस्यमय पृथ्वी की नसों का खुलासा किया गया था, पुरातन संप्रदाय नष्ट हो गया था। भाड़ में जाओ, तलवार मास्टर बकवास कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अनुमान लगा सकते हो। पागल औरत, तुम अंधी हो। तुमने नहीं देखा कि प्राचीन युद्ध के मैदान में मृतकों की हड्डियां हर जगह बिखरी हुई थी। सभी तरह के परिवर्तनकारी अभ्यासों ने ड्रैगन पत्थर के खंभों और मूर्तियों पर निशान छोड़ दिए, साथ ही उन प्राचीन लाशों के निशान भी। जाहिर है कि वे ऋषियों के दंडात्मक अभियान में मारे गए थे। अरे, अप्रत्याशित रूप से तुम पूरी तरह मूर्ख नहीं हो, और तुमने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। क्या तुम बेशर्म बनना चाहते हो? तलवार मास्टर बहुत क्रोधित होने वाला था। कृपाण मास्टर ने हंसकर उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने डिंग हाउ से कहा, पुरातन संप्रदाय ऋषियों के दंडात्मक अभियान के कारण नष्ट हो गया। उन दिनों बहुत से लोगों की मृत्यु हो जानी चाहिए थी, और स्वर्ग का सामने वाला महल ढह गया। अंतिम परिणाम ये था कि वे संभवतः एक साथ नष्ट हो गए। अन्यथा, खंडहर के आकार के संदर्भ में अपने सुनहरे दिनों में विभिन्न निषेध और तंत्र स्नो प्रांत में 9 संप्रदायों की क्षमता से परे थे। अध्याय 219 चरम यिन और चरम यांग की आग। विभिन्न प्रकार के तंत्र को ढीला होने में 10,000 साल लग गए। शायद यही कारण था कि उन्हें यहाँ खोजा गया था। हालांकि यहाँ तक कि मैंने और पागल औरत ने भी कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय के बाद, उस साल की लड़ाई में भी अभी भी कुछ शक्तिशाली दिव्य लोग थे जो अपने विचारों में दृढ़ थे। उनके आत्मा शरीर वही रहे, गुप्त रूप से उस जगह को नियंत्रित किया। उन्होंने हत्या, घृणा, मौत की सांस और मृतकों के खून की मदद से उन्हें वापस जीवन में लाने के प्रयास में एक हत्या की चाल चली। शक्तिशाली दिव्य। डिंग हाउ थोड़ा चकित हुआ और बोला, क्या ये? हाँ, यह नीली लो आत्मा शरीर है जिसे छोटी प्यारी बिल्ली ने फाड़कर निगल लिया था। उसके जीवन की ताकत पहले से ही मार्शल डेमिगॉड दायरे से ऊपर थी, इसलिए वह एक ऐसा जुनून छोड़ सकता था जो कभी नष्ट नहीं होगा और शरीर के टूटने के बाद आत्मा शरीर का निर्माण करेगा। यह व्यक्ति वास्तव में अद्भुत था। उसने चरम यांग स्काईफायर के क्रिस्टल और चरम यिन हिल आइस के क्रिस्टल जैसी जादुई वस्तुएं पाई हैं। उसने एक दुष्ट आत्माओं का निचला विश्व जादू मैट्रिक्स स्थापित किया है और इसे जीवन, मृत्यु, यिन और यांग की वेदी के साथ परिष्कृत किया है। जब तक वह हजारों योद्धाओं की आत्माओं, मांस और रक्त की शक्ति को चूसता है, तब तक वह अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर सकता है और पुनर्जन्म और पुनरुत्थान कर सकता है। कृपाण मास्टर के शब्दों में दुर्लभ प्रशंसा थी। तलवार मास्टर ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह आदमी वास्तव में उत्कृष्ट है। मुझे लगता है कि वह महान मास्टर स्तर पर भी बड़ा चरित्र था। फिर से, लिटिल चेपडिंग, आपने जो सुनहरी लौ को अवशोषित किया है वह चरम यांग स्काईफायर का क्रिस्टल है, जबकि बर्फ की लौ चरम इनहेल आइस का क्रिस्टल है। हालांकि यह केवल एक उंगली के आकार जितना बड़ा है। इस जगह का भूभाग अनोखा है और 2 जगहों पर यिन और यांग पवित्र लेलाइन का प्रजनन करते हैं। बर्फ की लौ को हजारों सालों से पोषित किया गया है। ये 2 पृथ्वी शिराओं का सार है और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे अविश्वसनीय प्राणी भी है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इसे प्राप्त कर लेता है, भले ही वह मूर्ख ही क्यों न हो, फिर भी उसके पास मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने की क्षमता हो सकती है। अगर कोई दानव इसे प्राप्त कर लेता है, तो वह प्राचीन दानव देवताओं के शुद्धतम रक्त को जागृत कर सकता है और तुरंत ऋषि बन सकता है। कृपाण मास्टर ने आह भरी, मैंने पहले केवल सुना है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। प्राचीन काल में कई लोगों को संदेह था कि आदिम काल में स्वर्ग के रहस्यों की दिव्य वस्तु सूची में पहले स्थान पर बंधे 2 महान दिव्य वस्तुएं ब्रह्मांड में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अप्रत्याशित रूप से आज आपको एक मिल गया। लिटिल चैपडिंग, मुझे आपकी किस्मत से थोड़ी ईर्ष्या है। डिंग हाउ हंस पड़ा। हालांकि डिंग हाउ को अभी भी उलझन महसूस हो रही थी, लेकिन कम से कम उसे बहुत लाभ हुआ। यह एहसास वाकई बहुत बढ़िया था। तलवार मास्टर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। यह सच है कि जब किस्मत आती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। दोनों बूढ़े राक्षस भावुक होकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने बुद्धिमत्ता से आगे देखते हुए खंडहरों में घटित होने वाली अजीब घटनाओं को देखा।
जाहिर है, शक्तिशाली दिव्य द्वारा स्थापित बुरी आत्माओं के पाताल लोक जादू मैट्रिक्स का उद्देश्य हत्या के इरादे को प्रेरित करने और लोगों के दिमाग को भ्रमित करने के लिए जादू मैट्रिक्स का उपयोग करना था, ताकि जादू मैट्रिक्स में लोग एक दूसरे को मारने के लिए उन्मत्त हो जाएं। इस प्रकार बड़ी संख्या में शरीर के मांस और रक्त, गलत आत्माओं की शक्ति को यहाँ यिन और यांग की वेदी के साथ सहयोग करने, एक नया शरीर बनाने और पुनरुत्थान प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। शक्तिशाली दिव्य अत्यंत सावधान थे। आखिरकार हजारों साल बीत जाने के बाद उनकी आत्मा शरीर की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। इसलिए जब 9 संप्रदायों के महान गुरुओं ने यहाँ हमला किया और दुर्व्यवहार किया, तो उन्हें चुपचाप चिंता हुई कि जादू मैट्रिक्स में फंसे लोग बहुत मजबूत थे और उनके जादू मैट्रिक्स को तोड़ देंगे। जब तक डिंग हाओ जैसे नौसिखियों का ये समूह नहीं आया, उसने दुष्ट आत्माओं के निचले विश्व जादुई मैट्रिक्स को खोल दिया। इसके अलावा उन्होंने चुनिंदा रूप से उच्च शक्ति वाले वरिष्ठों को, जैसे कि निंदक व्यक्ति वांग जुफेंग को, तंत्र से भरे खतरनाक स्थानों पर भेज दिया, और डिंग हाओ और अन्य नामात्र के शिष्यों और निम्न स्तर के दुष्ट साधकों को जादू मैट्रिक्स के मूल स्थान के करीब भेज दिया, जो कि वह स्थान भी था जहां जादू मैट्रिक्स में रक्षा अपेक्षाकृत कमजोर थी। उनके विचार में, डिंग हाओ और अन्य लोगों की ताकत के साथ, वे निश्चित रूप से उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। हालांकि इस शक्तिशाली दिव्य, जो दसियों हजार वर्षों से जीवित था, ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डिंग हाओ, जो उसकी आंखों में कीड़े की तरह कमजोर था, जादुई मैट्रिक्स द्वारा मुसीबत से बाहर निकल सकता है। इसके अलावा उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि डिंग हाओ आत्मा शरीर के अजेय प्रतिद्वंद्वी, छोटी प्यारी बिल्ली को ले जा रहा था। इन कई कारकों में से यदि केवल एक तथ्य उपलब्ध नहीं था, तो अन्य परिणाम अस्तित्व में आएंगे। शराब पीना और चोंच मारना पूर्व निर्धारित था। यह अवसर और नियति थी। जैसा कि एक कहावत है, मनुष्य प्रस्ताव करता है, स्वर्ग निपटारा करता है। हालांकि डिंग हाओ को सभी प्रकार के संयोगों का पता नहीं था, फिर भी वह जानता था कि उसने इस बार वास्तव में एक बड़ा फायदा उठाया है। मू त्यानयान के इस जगह से निकलने से पहले कहा जाता था कि उसे बहुत सारा खजाना मिल गया है, लेकिन डिंग हाओ के साहसिक कार्य की तुलना में खंडहरों में यात्रा करना मू त्यानयान के लिए वास्तव में बदतर था। डिंग हाओ हंसा। ऐसा लग रहा था कि भगवान भी उसकी मदद कर रहे थे। खैर, खुश मत हो, ठीक वैसे ही जैसे एक भिखारी ने मांस के बंस उठाए, कितनी शर्म की बात है। कृपाण मास्टर और नहीं देख सका और बोला। तलवार मास्टर ने यह भी कहा, ठीक है, यहाँ का वातावरण बेहद सुरक्षित है। चलो, लोहा गर्म है तो वार करते हैं और जल्दी से अपने कौशल का अभ्यास करते हैं। क्रिस्टल ऑफ एक्सट्रीम यांग स्काईफायर और क्रिस्टल ऑफ एक्सट्रीम यिन हेल आइस को अच्छी तरह से परिष्कृत करें और उनमें महारत हासिल करें। तभी आप वास्तव में उनके लाभों को महसूस कर पाएंगे और ताकत हासिल कर पाएंगे। डिंग हाओ ने सिर हिलाया और दोनों बूढ़े राक्षसों को धन्यवाद दिया। फिर वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और अभ्यास करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। डिंग हाओ ने पेट के निचले डेंटिन में चरम यिन नरक बर्फ के क्रिस्टल की बर्फ की लौ को परिष्कृत करना पसंद किया। उन्होंने क्यूई बीज की शक्ति को प्रेरित करने के लिए ताइक्सुआन तलवार तलाश शास्त्र चलाया, ताकि यह लगातार चमकती सुनहरी लौ से भर जाए। डिंग हाओ के प्रयासों से बर्फ की लौ और काले ठंडे क्यूई बीज एक दूसरे में विलीन होने लगे, जिससे मूल रूप से हल्के चांदी के क्यूई बीज छपाई और रंगाई द्वारा शुद्ध चांदी में बदल गए। इसके अलावा समय बीतने के साथ मूल रूप से गैसीय क्यूई बीज अधिक से अधिक शुद्ध क्रिस्टल साफ सख्त होते जा रहे थे और उनमें तरल बनने की प्रवृत्ति भी थी। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि डिंग हाओ के पेट के निचले हिस्से में अचानक एक चमकदार चांदी की रोशनी खिलने और शरीर के माध्यम से चांदी के बाल उभरने में कितना समय लगा। काले पाले वाले क्यूई बीज की सतह पर चमकीले चांदी के आंगन की एक परत चमक उठी, जिसका आकार मूल के लगभग 10वें हिस्से तक कम हो गया, और यह पूरी तरह से द्रवीभूत हो गया, एक चांदी के वाटर पोलो के रूप में गोल गोल घूमता रहा। और ब्लैक फ्रॉस्ट क्यूई मूल रूप से शाओइन फर्स्ट चैनल ऑफ हैंड में बह रही थी। 7 एपर्चर और मेरिडियन चैनल लगातार तरल क्यूई बीज की ओर आने लगे, जैसे निगले गए अपने घोंसले में वापस आ रहे हो। छोटे तरल क्यूई बीज ने सब कुछ समायोजित कर लिया और डिंग हाओ के शरीर में सभी ब्लैक फ्रॉस्ट क्यूई को लगभग पूरी तरह से निगल लिया। जब डिंग हाओ अचंभित था, तरल क्यूई बीज थोड़ा हिल गया, जिससे तरल क्यूई का एक पतला सा टुकड़ा अलग हो गया, जो बालों जितना पतला था।
कलकल करती धाराओं की तरह ये 7 छिद्रों और मध्याह्न चैनलों में वापस चला गया। क्यूई ध्रुवीकरण। डिंग हाओ तुरंत एक अवर्णनीय परमानंद और उत्साह से अभिभूत हो गया। वास्तव में क्यूई ध्रुवीकरण का एहसास हुआ। किंवदंती में कहा गया है कि केवल मार्शल आर्ट के आदिम महागुरुओं से ऊपर का कोई व्यक्ति ही स्वर्ग और पृथ्वी से अधिक शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, स्वयं को संतुष्ट कर सकता है, शरीर में क्यूई को अकल्पनीय स्तर की शुद्धता तक परिष्कृत कर सकता है, और तरल अवस्था में प्रवेश कर सकता है। अध्याय 220 हमारा रिश्ता खराब है। क्यूई का ध्रुवीकरण एक आदिम प्रतीक था और श्रेष्ठता का भी प्रतीक था। डिंग हाओ ने कभी नहीं सोचा था कि वह चरम यिन नरक बर्फ के क्रिस्टल को पिघलाने के बाद इस स्तर तक पहुंच सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी ताकत मार्शल आर्ट के आदिम ग्रैंडमास्टर्स के दायरे में पहुंच गई थी। क्यूई ध्रुवीकरण के लाभ अकल्पनीय थे। सबसे सहज लाभ यह था कि क्यूई अधिक शुद्ध और आकर्षक थी। मेरिडियन चैनलों और एपर्चर को प्रभावित करते समय गति तेज होगी। इसके अलावा एपर्चर में क्यूई की मोड़ की गति तेज थी, और योद्धाओं को प्रतिक्रिया और पोषण अधिक शक्तिशाली था। उच्च गुणवत्ता वाली तरल क्यूई के सामने निम्न गुणवत्ता वाली क्यूई नष्ट हो जाएगी। निम्न स्तरीय चुनौतियों में ये सबसे शक्तिशाली तुरूप का इक्का था। डिंग हाओ अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने अपनी उंगलियां हवा में धीरे से उठाई। उसकी उंगलियों पर आइस क्रिस्टल का एक फूल दिखाई दिया, जो धीरे धीरे खिल रहा था। पंखुड़ियां चमकीली, चमचमाती, पारदर्शी, परिपूर्ण थी और उन्होंने लोगों के दिलों को जकड़ लिया। हल्के नीले रंग की आकर्षक चमक बिखेरी। उसने हल्के से सांस छोड़ी। आइस क्रिस्टल फूल की एक पंखुड़ी चांदी की बहती रोशनी में बदल गई और फट गई और फिर पास में एक ऊंची चट्टान पर जा गिरी। कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। चट्टान का ये टुकड़ा, जो हजारों सालों से अस्तित्व में था, उस पल जम गया जब चांदी की बहती रोशनी गिरी। हवा ठंडी थी और चट्टान से कुरकुराहट की आवाज आई। अगले ही पल, एक धमाके के साथ, चट्टान फट गई। बर्फ के क्रिस्टल की बौछार में, चट्टान अत्यधिक ठंडे तापमान से जमकर चूर्णी मलबे में बदल गई और चूर्णी मलबा बिखर गया। बेहद भयानक। डिंग हाओ की पिछली ब्लैक फ्रॉस्ट क्यूई की तुलना में यह 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। यदि बर्फ के क्रिस्टल का फूल लोगों पर गिरता है। डिंग हाओ ने सोचा कि एक छिद्र वाले मार्शल शिष्य क्षेत्र में एक मास्टर भी सीधे नष्ट होने के लिए जम जाएगा। यह स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को चरम यिन और चरम यान के क्रिस्टल में भरने और ऐसी शक्ति प्राप्त करने के योग्य है। उत्परिवर्तित क्यूई की दिव्य भिन्नता की संपत्ति के साथ साथ कृपाण और तलवार के संत होने के बेजोड़ संविधान द्वारा समर्थित होने के कारण ये वास्तव में शक्तिशाली है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आप भविष्य में क्या उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तलवार मास्टर ने अपना मुंह चौड़ा करके चौंका दिया। वाह, हा, ऐसा लगता है कि मैंने खेती का एक राक्षस बनाया है। उत्तेजना के तहत कृपाण मास्टर ने कृपाण परी की अपनी छवि को नजरअंदाज कर दिया और बेतहाशा हंसा। हे भगवान, पागल औरत, तुम सच में बेशर्म हो। लिटिल चैप डिंग को मैंने ही बनाया है। तलवार मास्टर ने बड़े गुस्से से कहा। वाह, मैंने पहली बार सुना कि मनुष्य जीवन का निर्माण कर सकता है। सेबर मास्टर ने प्रतिवाद किया। तलवार मास्टर हंसे, हा, तुम्हारे पास ऐसा अनुभव नहीं है। मेरे गुरु ने एक बार कहा था कि एक आदमी के बिना एक महिला अकेले बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। बकवास। सेबर मास्टर ने उपहास किया। वाह, हा, तो तुम्हारा स्वामी वास्तव में 10,000 साल पुराना एक बूढ़ा कुंवारी है। हालांकि उसकी ताकत अविश्वसनीय थी, लेकिन वह वास्तव में पुरुषों और महिलाओं के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए उसने तुम्हें एक बेवकूफ के रूप में पाला था। वाह, हा। तलवार मास्टर ने गर्व से दिखावा किया। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। कृपाण मास्टर शांत नहीं हुआ और शर्मिंदगी से क्रोधित हो गया। डिंग हाओ अवाक रह गया। क्या मुझे बाद में कृपाण मास्टर को कुछ शारीरिक ज्ञान लोकप्रिय करना चाहिए? डिंग हाओ ने चुपचाप सोचा। हालांकि दो बूढ़े राक्षसों ने अभी अभी अपने स्वामियों का जिक्र किया। खैर, दोनों बूढ़े राक्षस पहले से ही बहुत असामान्य थे। उनके स्वामी कितने असामान्य हो सकते हैं? इसके अलावा, दोनों राक्षसों ने जो कहा, उससे ऐसा लग रहा था कि उनके बीच वाकई कुछ शिकायतें और दुश्मनी थी। डिंग हाओ के दिमाग में दो पुराने राक्षस अभी भी लगातार झगड़ रहे थे। डिंग हाओ ने कई बार कोशिश की, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका, इसलिए उसने अस्थायी रूप से अपनी ऊर्जा को साधना में लगा दिया।
डिंग हाओ को अपनी छाती के मध्य डेंटियन में चरम यांग स्काईफायर के क्रिस्टल को पूरी तरह से अपने जलते हुए ज्वाला क्यूई बीज में एकीकृत करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। लगभग वैसा ही जैसा डिंग हाओ ने उम्मीद की थी। पूरी तरह से परिष्कृत होने के बाद जलती हुई ज्वाला क्यूई बीज तरलीकृत हो गई थी और बढ़ते हुए सुनहरे तरल का एक द्रव्यमान बन गई थी। क्यूई बीज का आकार भी मूल आकार का लगभग 10वां हिस्सा रह गया था। इस प्रक्रिया के कारण 6 अतिरिक्त चैनलों के रेन मेरिडियन के पहले 6 छिद्रों में रहस्यमयी जलती हुई ज्वाला क्यूई को तरलीकृत कर दिया गया और परिणामस्वरूप शक्ति कई गुना बढ़ गई और यह परिवर्तन के बाद ब्लैक फ्रॉस्ट क्यूई जितनी शक्तिशाली हो गई। जब डिंग हाओ ने ये सब समाप्त कर लिया तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तलवार मास्टर और कृपाण मास्टर अभी भी मौखिक हमले को अंत तक ले जाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे, जैसे कि वे वास्तविक क्रोध से एक दूसरे से झगड़ रहे थे और उन्होंने एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेके। ठीक है, हमें इंतजार करना होगा। 2 लोगों के मार्गदर्शन के बिना डिंग हाओ इस अजीब वज्र स्थान को सुरक्षित रूप से नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह केवल शांत हो सकता था और अपना समय साधना में बिता सकता था। उन्होंने मध्य दातियान में जलती हुई ज्वाला क्यूई को उभारा और रेन मेरिडियन के 7वें एपर्चर बैंगनी पैलेस के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, जो 6 अतिरिक्त चैनलों में से पहला था। वन सेबर टू बिगिन योर जर्नी तकनीक का उपयोग करते हुए डिंग हाओ ने आश्चर्य से पाया कि रहस्यमय तरल क्यूई अद्भुत और अलौकिक निकला। जैसे ही उसका दिमाग घुमा, बाल के बराबर पतली तरल क्यूई सबसे बड़ी सीमा तक बहने लगी और पूरी तरह से मन और विचार के एकीकरण और विचार और क्यूई के एकीकरण की अलौकिक स्थिति में पहुंच गई। क्यू बिना किसी देरी के दौड़ पड़ा। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात अभी आनी बाकी थी। क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाली तरल क्यूई की भयानक शक्ति अगले ही क्षण तीक्ष्ण और स्पष्ट रूप से प्रकट हुई और लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रभावों के बाद बालों के समान महीन शुद्ध जलती हुई ज्वाला क्यूई ने बैंगनी महल के छिद्र को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसमें तेजी से घूमने लगी। कृपाण तकनीक क्यूई ने 7 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में भी प्रवेश किया। डिंग हाओ के मन में एक आवेग भी था कि वह आगे बढ़ता रहे और एक सांस में तलवार तकनीक क्यूई को 8 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र तक पहुंचा दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। आखिरकार सिर्फ 1 या 2 दिन बाद नींव पूरी तरह से स्थिर नहीं थी। जल्दबाजी में की गई प्रगति के परिणामस्वरूप मार्शल आर्ट के रास्ते की अस्थिर नींव बन गई। सौभाग्य से इस समय डिंग हाओ के दिमाग में 2 पुराने बच्चों कृपाण मास्टर और तलवार मास्टर के बीच झगड़ा आखिरकार समाप्त हो गया। हमारा रिश्ता खराब है, सेबर मास्टर ने शाप दिया। हमने एक दूसरे को नजरअंदाज करने का फैसला किया है और इस बारे में एक समझौते पर पहुंच गए हैं। प्रत्येक दिन को अनगिनत समय अवधियों में विभाजित किया गया है। जिस समय अवधि में मैं बोलता हूं, उसे बोलने की अनुमति नहीं है। जब वह बोलता है, तो मुझे बोलने की अनुमति नहीं है। खैर, एक विजेता के रूप में यह मेरा बोलने का समय है। डिंग हाओ ने अपने माथे पर काली रेखा पोंछी और मन में कहा, आप दोनों पूर्वज, आप किस बात पर झगड़ रहे हैं? ठीक है, अब समय आ गया है। लिटिल चैप डिंग, तुमने क्रिस्टल ऑफ एक्सट्रीम यांग स्काईफायर और क्रिस्टल ऑफ एक्सट्रीम यिन हिल आइस को अवशोषित कर लिया है, जो रहस्यमय पृथ्वी शिराओं का सार है। यदि वे खो गए, तो रहस्यमय पृथ्वी शिराएं नष्ट हो जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। कृपाण मास्टर ने कुछ देर सोचा और कहा, इसके अलावा शक्तिशाली दिव्य द्वारा नियंत्रण खोने पर दुष्ट आत्माओं का नर्क दुनिया जादू मैट्रिक्स नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप खंडहर सहायक शक्ति खो देंगे और जल्द ही ढह जाएंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। डिंग हाओ को आश्चर्य हुआ, क्या ये खंडहर ढह जाएगा? तो दूसरों का क्या होगा? उन्हें यहाँ जिंदा दफन कर दिया जाएगा।